हेलो बच्चों, हमारा जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। करेक्ट। ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और एनसीईआरटी 11th का ये टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होता है और जब मूव होता है तो कैसे एनर्जी यानी एटीपी और एनएडीपीएच को बनाता है, यानी दो एनर्जी करेंसीज को वो जनरेट करता है। ये दो एनर्जी करेंसी प्लांट के बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यानी स्टार सिंथेसिस के लिए में भी कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए। आइए अब हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो होता क्या है मैंने सबसे पहले तो इसे नॉन साइक्लिक क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखिए, जहां से ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है इसका फाइनल एक्सेप्टर कोई और है। इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस अपनी पोजीशन पे नहीं होता है, इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं और ये सारे एक्सेप्टर्स क्या करते हैं, फाइनली एनएडीपीएच को बनाने में मदद करते हैं। करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पे एनएडीपी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और पहला इसका इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होता है, तो फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फोटोसिस्टम 1 जाता है और फोटोसिस्टम 1 से फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, एनएडीपी के पास। और एनएडीपी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनएडीपीएच में। और एच कहाँ से आया, वापस सोचोगे एच कहाँ से आया, तो एच आता है स्ट्रोमा से। करेक्ट। कहाँ से होता है, स्ट्रोमा से। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिएक्शन हो कहाँ रहा है, तो पहली चीज ये रिएक्शन जो होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन होता है इसका थाइलाकॉइड, ये क्या हो गया इसको ओके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ पे हो रहा है ये, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। कौन सा पाथवे, नॉन साइक्लिक पाथवे। दो टाइप के पाथवे होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है वापस वहीं पे इलेक्ट्रॉन आके वही उसका फाइनल एक्सेप्टर होता है। करेक्ट। लेकिन नॉन साइक्लिक में क्या होता है, जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जब वाटर स्प्लिट होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा P700 लाइट के प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है। लाइट के प्रेजेंस में P700 एक्टिव होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा और उस इलेक्ट्रॉन को क्विनोन को देता है। क्विनोन क्या होगा, तो क्विनोन जो होगा ये फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और फियोफाइटिन से फाइनल, देखो एनसीईआरटी में फियोफाइटिन क्विनोन के बारे में मेंशन नहीं है पहली चीज, बट चूंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि और भी एक्सेप्टर्स होते हैं। करेक्ट। वैसे 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 जो होते हैं वो एक्सेप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे भी यही 3 इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये मीडिएटर्स हैं, इनके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जब होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, 4 प्रोटॉन जनरेट होगा और ये होगा, ये इवेपोरेट होकर ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से, एक बारी में नहीं, देखो मैंने यहाँ पे 4 मेंशन किया है, 4 टाइम 4 इलेक्ट्रॉन 4, इट डजंट मीन कि 4 इलेक्ट्रॉन एक बार में ट्रांसफर। देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि एक बार में इतने इलेक्ट्रॉन को, और हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसको होल्ड करके रखे। करेक्ट। इसीलिए बारी बारी से एक इलेक्ट्रॉन को, अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी एक बार इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर एक बार, ये पाथवे चलता रहेगा और फाइनली जब 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं यहाँ पे तो एक एनएडीपीएच बनता है। करेक्ट। अब इस चीज को समझो, तो जब 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुए, 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्विनोन के पास आते हैं जो कि मीडिएटर्स है, फिर फियोफाइटिन के पास आते हैं। देखो सिंपल सी चीज समझो, इलेक्ट्रॉन को वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसकी ऑक्सीडेशन कैपेसिटी ज्यादा और रिड्यूस जल्दी होगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, फिर तुरंत ये फियोफाइटिन को दे देता है। फियोफाइटिन क्या होगा, प्लास्टोक्विनोन को देगा। प्लास्टोक्विनोन क्या होगा, प्लास्टोक्विनोन PQH2 में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट। और ये कहाँ से, ये H कहाँ से आया, इंपॉर्टेंट है। ये H अगेन स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। कहाँ होगा, हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। तो उस स्ट्रोमा में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन को PQ होल्ड करता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी, एक इलेक्ट्रॉन लेगा एक हाइड्रोजन आयन, एक इलेक्ट्रॉन लेगा एक हाइड्रोजन आयन। इतना याद रखो, ये कभी भी नेगेटिव स्टेट में नहीं रहना चाहता है। करेक्ट। प्लास्टोक्विनोन कभी भी नेगेटिव स्टेट में नहीं रहना, ये न्यूट्रल होना है। इसको कभी भी जब आप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो जाएगा, ये बोलता है मुझे नेगेटिव रहना ही नहीं है। आई नीड व्हाट, प्रोटॉन ऑल्सो, आई नीड पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो, आई कैन नॉट बी नेगेटिव। सो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो मीडियम से यानी स्ट्रोमा से ये फटाक से प्रोटॉन पकड़ लेता है और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जब ये न्यूट्रल हो गया फिर तब जाके ये इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करता है, तब तक नहीं करेगा जब तक इसको प्रोटॉन मिलेगा नहीं। करेक्ट।
तो ये जब इसने इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F को दे दिया, अब होता क्या, देखो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इसके पास तो प्रोटॉन भी आ गया। क्वेश्चन तो ये है कि प्रोटॉन का करेगा क्या, ये प्रोटॉन को क्या करेगा कि स्ट्रोमा से लिया और ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, याद करो मैंने बताया था अभी, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। ये रिएक्शन नॉन साइक्लिक पाथवे कहाँ लिखा हुआ है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। तो थाइलेकोइड के ल्यूमन में फेंक देता है, कहाँ पे, थाइलेकोइड ल्यूमन में प्रोटॉन को फेंक देगा, ठीक है, समझ गए। स्ट्रोमा से लिया और थाइलेकोइड ल्यूमन में इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है अपने हाइड्रोजन आयन को, समझ गए, यानी प्रोटॉन को ये थाइलेकोइड ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट कर दिया। इतना क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा किसके पास, साइटोक्रोम B6F के पास। साइटोक्रोम B6F जो होगा वापस फिर फाइनली प्लास्टोसाइनिन को देता है और प्लास्टोसाइनिन फोटो सिस्टम 1 को, यानी P700। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे भी मैंने सनलाइट को बनाया है। इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंटली भी एक साइकिल ऑपरेट करता है। उस साइकिल को कहते हैं जैसे ये था नॉन साइक्लिक, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। होता क्या है उसमें कि इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा, करेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन निकला और वापस P700 के पास आ जाता है। ये कहाँ नहीं जाएगा, NADPH, क्योंकि वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कभी भी NADPH नहीं बनता है। नॉन साइक्लिक में दो टाइप की करेंसी बनती है, ATP बनती है और NADPH बनती है, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP सिंथेसाइज होता है, नो NADPH, क्योंकि साइक्लिक है। फाइनली वो उस यहाँ पे देखो फाइनली इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक पाथवे से NADPH के पास जाता है। अब देखो ये जिग-जैग स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्किम पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड स्किम पाथवे, क्योंकि जेड लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, करेक्ट, ये जेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैंने सनलाइट बनाना है, इसलिए यहाँ पे प्रेफर किया है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली भी पाथवे कोऑपरेट करेगा। और किस टाइप के वेवलेंथ को ये जो फोटो सिस्टम 1 है, किस टाइप के वेवलेंथ को ये एक्सेप्ट करता है, तो 700 nm वेवलेंथ को, और ये कितने वेवलेंथ को, 680 nm वेवलेंथ को। तो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो फोटो सिस्टम 1 जो है ये लाइट वेव के फॉर्म में आई, करेक्ट, तो उसमें जो 680 nm की वेवलेंथ है उसको वो पकड़ लेता है, वो पकड़ के और उस लाइट के मीडियम से, उस लाइट के प्रेजेंस में वाटर को स्प्लिट करता है। ये क्या करेगा, ये 700 nm वाली वेवलेंथ को पकड़ता है, करेक्ट। अब देखो एनीवेज ये इंडिपेंडेंट पाथवे उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे बात करते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन को फेरेडॉक्सिन को देता है। फेरेडॉक्सिन जो है वो FNR के साथ एसोसिएटेड होता है, करेक्ट, किसके साथ, FNR के साथ। ये एक टाइप का ये बॉक्स होता है, इसका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करेगा ही, प्लस NADP को हेल्प करता है प्रोटॉन को पकड़ने में। तो FNR जो है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स FNR कॉम्प्लेक्स आप इसको कह सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जो होता है बहुत सारे फेरेडॉक्सिन और उस एंजाइम्स के साथ एसोसिएट होकर बनता है ये। तो ये FNR कॉम्प्लेक्स जो होता है ये हेल्प करता है प्रोटॉन को मीडियम से पकड़ने में, प्लस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने में, किसके पास, NADP, ताकि NADP जो है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाए। तो नॉन साइक्लिक पाथवे में दो टाइप की एनर्जी करेंसी बनती है, एक बनती है ATP और एक बनती है NADPH। इतना क्लियर है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखना है, प्लास्टोक्विनोन, करेक्ट, साइटोक्रोम B6 है, प्लास्टोसाइनिन, ठीक। और एक और इम्पॉर्टेंट, क्या 4 इलेक्ट्रॉन एक बार में कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, नहीं, बारी बारी से, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। इतना समझ में आ गया। तो दिस इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आप इसको अच्छे से NCERT खोलिए और लाइन मैंने रिवाइज करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी मैंने बताया है बिल्कुल एग्जैक्ट वही बताया है जो कि बुक में मेंशन है। और आप NCERT ही प्रेफर करिए अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करेक्ट। इतना समझ में आ गया। बिना NCERT के बजाय आप नहीं कर सकते। देखो NCERT मैंने पहले ही बोला कि वहाँ पे क्विनोन और फियोफाइटिन के बारे में नहीं है, बट मैंने बताया है क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बशर्ते मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपको प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6। देखो ये जो दोनों है साइटोक्रोम B6 के आजू बाजू में लटकते रहते हैं, याद रखो, PQ और PC, करेक्ट। PQ और PC कहाँ होंगे, साइटोक्रोम B6 के आसपास ये घूमते रहते हैं, लटकते रहते हैं, उससे हैंग करके रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को होल्ड कर, इन तीनों को आप समझ के रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आई थिंक स्किप कर दिया, देखो वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है तो वो ऐसे ही स्प्लिट नहीं होता है, उसके ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, यानी वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, करेक्ट। ये कॉम्प्लेक्स हो गया पूरा,
जहाँ की वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर रहा है, 4 प्रोटॉन को जनरेट कर रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को भी जनरेट कर रहा है। तो इस पूरे को हम बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये जो अभी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये इसको जरूरत होती है 3 आयंस की, वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में के थ्रू नीट में यही आता है कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, और आप देखना हर साल, ऑलमोस्ट हर साल ये पूछा जाता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड। तो आपको ये तीनों याद रखना है, करेक्ट। इतना इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कौन से फेज पे एटीपी बनती है। देखो साइटोक्रोम B6F से जब इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता है प्लास्टोसाइनिन के पास, तो वहां पे एडीपी जो होती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ती है और एटीपी बनाती है। ये जो एटीपी का फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी। क्या बोलते हैं? केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी। क्या बोलेंगे इसको? केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी। ये थ्योरी का फंडा जो होता है, ये डिपेंड करता है प्रोटॉन के ग्रेडियंट पे। किस पे? प्रोटॉन ग्रेडियंट पे। और ग्रेडियंट बनेगा कहाँ? तो ये जो ग्रेडियंट है होगा, ये स्ट्रोमा और थाइलेकॉइड ल्यूमन के बीच, थाइलाकॉइड ल्यूमन में, करेक्ट। कहाँ होगा? स्ट्रोमा और थाइलेकॉइड ल्यूमन में। तो यहाँ जो एटीपी बन रहा है, इस एटीपी के बनने को प्रोसेस को बोलते हैं केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी। पीटर मिशेल ने दिया था। किसने दिया था? पीटर मिशेल ने ये थ्योरी दिया था। आई थिंक, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, आप एक बार चेक कर लेना, 1961 के अराउंड। तो उन्होंने बताया था कि कैसे एटीपी बनता है। होता क्या है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। देखो ये एक साइड स्ट्रोमा लेती हूँ, ये क्या है? स्ट्रोमा है, और यहाँ पे हमारा क्या है? ल्यूमन है। कौन सा ल्यूमन है भाई? बताओ। आप कैसे बताओगे? मैं बताती हूँ। थाइलाकॉइड ल्यूमन। ये क्या है? थाइलाकॉइड ल्यूमन, करेक्ट। इस चीज को समझो। मैं यहाँ पे केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ होगा क्या। समझो, प्लास्टोक्विनोन PQ मैंने वहां पे दर्शाया था, दिखाया था, डिनोट किया था। स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन रहता है पहले से प्रेजेंट। PQ ने हाइड्रोजन आयन को पकड़ा, किस में कन्वर्ट होगा? PQH में, करेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब देखो क्या होगा। PQ का मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, इसको नेगेटिव होना पसंद नहीं है, न्यूट्रल होता है इसका नेचर। कैसा होता है? न्यूट्रल नेचर होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन भी चाहे प्रोटॉन भी स्ट्रोमा से। इस हाइड्रोजन को ये फेंक देगा थाइलेकॉइड ल्यूमन में। कहाँ पे? थाइलेकॉइड ल्यूमन में। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटेगा कि नहीं घटेगा? घट गया। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया, करेक्ट। दूसरी चीज, एक चीज और समझो। मुझे इधर बताना था, सॉरी, इसे मैं इरेज करती हूँ और यहाँ पे बताती हूँ। देखो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ल्यूमन में वाटर स्प्लिट हो रहा था। क्या था उस कॉम्प्लेक्स का? क्या नाम है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बताया मैंने अभी। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का क्या काम था? सपोज 2 वाटर मॉलिक्यूल है, 2 वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा, 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, फिर से 4 प्रोटॉन बन गए, और ऑक्सीजन जो था हमारे एटमॉस्फेयर में, ये क्या हो गया? वो उड़ गया, करेक्ट, इवेपोरेट हो गया। अब देखो होगा क्या कि ये जो प्रोटॉन था, 4 प्रोटॉन, ये भी कहाँ गया? थाइलेकॉइड ल्यूमन में गया। कहाँ गया? थाइलेकॉइड ल्यूमन में गया, करेक्ट। यानी इसने भी क्या किया? हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। ओवरऑल आप समझो, ग्रेजुअली स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटने लगेगा। क्या होगा? कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा, करेक्ट। और इधर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा, करेक्ट। ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? एक साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक साइड कंसंट्रेशन कम है। एक साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक लंबा आदमी एक छोटा आदमी, कैसे आप बताएंगे लंबा और छोटा? तो ग्रेडियंट दिख रहा है, एक लंबा सा आदमी है, एक खली है, और बोलना नहीं चाहिए बट चलो एग्जांपल, एक खली और एक मैं हूं, अपना ले लेती हूँ। तो ये हाइट का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिख रहा है, करेक्ट। मेरे बाजू में खली खड़ा है और मैं हूँ, हाइट का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का देख लो, इधर कम हो गया, इधर ज्यादा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ल्यूमेन है,
सपोज ये ल्यूमेन वाला साइड है, ये क्या है मैं भी बताती हूँ, बहुत ही शॉर्ट एंड क्विक समझा देती हूँ। मान लो कि ये ल्यूमेन है हमारा, है ना। इस ल्यूमेन के पूरे हिस्से में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे एक नॉब होता है, थोड़ा अच्छा बनाती हूँ यार, क्या कर रही हूँ मैं, बच्चों को परेशानी होगी, बोलेंगे मैम को आर्ट भी नहीं आता क्या, बट मेरे को आर्ट से क्या मतलब है, मेरे को मतलब है कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो इस ल्यूमेन में यहाँ पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है जैसे कि समझते हो, जैसे मान लो कि पेज होता है, पेज को खोलने के लिए, जानते हो ना, पेज खोलते हैं फिर कस भी देते हैं, तो वैसे नॉब का काम होता है यहाँ पे। नॉब के दो हिस्से होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है जानना, बाकी चीज़ बेकार है। एक को बोलते हैं CF0, एक को बोलते हैं CF1। CF1 जो होता है स्ट्रोमा साइड में निकला होता है, CF0 अंदर रहता है ल्यूमेन साइड में। CF क्यों बोला गया इसको, CF बोलना तो भाई क्वेश्चन तो बनता है। CF इसलिए बोला जाता है इसको, समझो, क्योंकि ये CF जो C रिप्रेजेंट करता है क्लोरोप्लास्ट को, किसको, क्लोरोप्लास्ट को, समझ गया, क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए CF। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसकी मूवमेंट बढ़ेगी, इसकी मूवमेंट बढ़ती जाएगी। जब मूवमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। आप बहुत तेज भागो तो पसीना होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी, प्रोड्यूस हो रही है, समझ गए। तो जितना ज़्यादा ये हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ता जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी और इतना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगा कि ये नॉब घूम जाएगा और फिर प्रोटॉन क्या होगा, फाइनली बाहर निकल जाएगा। उसी दौरान यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरे कलर से बनाती हूँ, येलो से बनाऊंगी मैं। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है इसके बीच में, इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है ATP सिंथेज। ATP सिंथेज क्या नाम होता है, ATP सिंथेज। ये ATP सिंथेज क्या करेगा, ADP प्रेजेंट था, इनऑर्गेनिक प्रेजेंट था, झट से उस एनर्जी को पकड़ता है और ATP बना लेता है। आते हैं प्रीवियस स्लाइड पे, देखो इस तरीके से यहाँ पे ATP बन गई। इतना समझ में आ गया। ये दो स्लाइड है, इन दोनों को समझिए थोड़ा सा, ओवरऑल आप बिहाइंड द स्टोरी समझिए मैं क्या बताना चाहती थी, करेक्ट। ये जो मैंने यहाँ पे ATP बनाया है उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे हो रहा है। ये तो बिस्लरी का बन गया साइन। एनीवेज, तो ये है हमारी आज की क्लास नॉन साइक्लिक की, और NCERT आप रेफरेंस बुक लीजिए, अच्छे से पढ़िए, एक एक लाइन को याद रखिए क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस उससे आते हैं। मेरा काम था समझाना, आप इसको, इस स्लाइड को देखिए और NCERT को अच्छे से पढ़िए, बहुत ही ब्रीफली पढ़िए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और बाकी आप मुझे उसमें क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।